गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको इतना ज़रूर पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हमको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर में हमको कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से अलग अलग तत्व अथवा अलग अलग पदार्थ जो होते वो जुड़ते हैं और नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। अब हम बात करते स्टार्ट करते चैप्टर को, तो हम पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होता क्या है। तो पहला पॉइंट यही यहाँ से आएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब भी एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़े आपस में, अभिक्रिया करे आपस में और नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करे, कोई नए पदार्थों का निर्माण करे, तब हम उसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो जब भी एक या एक से ज़्यादा पदार्थ आपस में प्रक्रिया करे, आपस में क्रिया करे और नए पदार्थों का निर्माण करे, ठीक है, 1 2 3 कितने भी हो सकते, खाली नए पदार्थों का निर्माण होना चाहिए, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करे, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको हम सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन गैस के साथ अगर मिले, ठीक है, अभिक्रिया करे, तो हमको पता है जल का निर्माण होता है। ठीक है, जिसका समीकरण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हम H2 से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक H होता है। ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस है हमारी और O2 ऑक्सीजन गैस है। दोनों के बीच अभिक्रिया से हमको जल का एक अणु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जल बन रहा है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो, हाइड्रोजन जो होती है और ऑक्सीजन गैस जो है, ये दोनों गैसीय अवस्था में, ठीक है, ये दोनों पदार्थ जो हमारे होंगे, जो तत्व होंगे, ये कैसे होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे। हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में, लेकिन दोनों के बीच क्रिया से जो नया पदार्थ बना, नया पदार्थ कौन सा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्रिया से हमने क्या देखा, नया पदार्थ H2O बना है। ये H2O जो होता है हमको पता है ये द्रव्य अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो पदार्थ थे उन्होंने अपना गुणधर्म खो दिया है, अपना गैसीय गुणधर्म जो था वो खो दिया है और एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना दिए, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एक दहनशील गैस है। ठीक है, दहनशील गैस का मतलब कि ये जलने वाली गैस है। अगर इसमें आग दिए, इसको आग पकड़ाया जाए तो हाइड्रोजन गैस जल सकती है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा, हमने तो कभी हाइड्रोजन गैस को ऐसे नॉर्मली जलते हुए देखा नहीं है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी वैन में हाइड्रोजन के सिलेंडर का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे स्कूल वैन होती है उसमें हमने देखा होगा कि जो पीछे की बैक सीट होती है उसके नीचे हाइड्रोजन के सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। जो गैस वाली वैन होती है उसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं जलती होगी, दहनशील गैस है, जलने वाली गैस होगी, तभी तो उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है। ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। इसका मतलब क्या कि ये पॉइंट हम 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कहीं भी आग लगती है तो वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी ऑक्सीजन गैस वहाँ होगी। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आग लगना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, एक दहन पोषक गैस है, ये आग को बढ़ावा देती है। लेकिन अगर हम समझे ये एक जलने वाली गैस है, ये उसको जलने में सहायता करने वाली गैस है, लेकिन दोनों के बीच अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बना, हमको पता है जल, ठीक है, पानी जो होता है वो आग बुझाने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये साबित हो रही है कि इन दोनों पदार्थों ने, इन दोनों तत्वों ने अपने मूल गुणधर्म को खो दिया। ठीक है, और क्या बना दिया, एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाया, तो जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक दहनशील गैस है। ठीक है, एक दहनशील गैस है, दहनशील का मतलब एक जलने वाली गैस। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये एक दहन पोषक गैस है। ठीक है, तो दहन पोषक गैस का मतलब क्या हुआ कि जो आग को बढ़ावा देता हो। ठीक है, तो एक दहनशील पदार्थ है, दूसरा दहन पोषक पदार्थ है, लेकिन दोनों के मिलने पर जो नया पदार्थ मिला है जल, हमको पता है ये क्या होता है, आग को बुझाने में काम आता है। ठीक है, आग बुझाने का
कार्य। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि जब एक या एक से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें, ठीक है, और नए पदार्थों का निर्माण करें। नए पदार्थ का मतलब क्या है कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो पदार्थ थे अलग अलग, एक कैसा था, दहनशील था, एक दहन पोषक था। तो दोनों के बीच अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बना है, उस देखो इन दोनों पदार्थों ने अपना गुणधर्म खो दिया। दहनशील यानी जलने वाला गुणधर्म, दहन पोषक यानी आग को बढ़ावा देने वाला गुणधर्म, दोनों ने खो दिया और एक नया पदार्थ बना दिया, जल H2O, जिसका क्या काम है, तो वो आग बुझाने में काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ये हमने समझ लिया। तो सिंपल सी बात हमको याद रखना है कि कभी भी एक दो तीन कितने भी पदार्थ, ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें, ठीक है, और कोई नए पदार्थों का निर्माण करें। नए पदार्थों से हमको क्या समझना है कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ, तब हम उसको क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, उदाहरण में बेस्ट उदाहरण है हमारा जल वाला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते और जल का निर्माण करते, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। क्यों? तो हमने ये पूरा डिटेल में समझ लिया। दो तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि दो गैसीय पदार्थों के गुणधर्म अलग होते हैं द्रव्य पदार्थों की तुलना में, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो दो गैसीय पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले तो डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, अगर और डीप में तुम समझना चाहो तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक दहनशील पदार्थ है जलने वाला, दूसरा उसको जलाने में मदद करने वाला, लेकिन दोनों के बीच अभिक्रिया से जो पदार्थ बना वो नए गुणधर्म वाला बना, जो कि जस्ट इनका क्या था, अपोजिट, दूसरा एकदम उल्टे गुणधर्म वाला। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है तुम्हारी बुक में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उल्टा नहीं जा सकता, पलटा नहीं जा सकता। अब भौतिक विधियाँ क्या होती है ये हमको समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझो रासायनिक अभिक्रिया को पलटने का मतलब क्या है। तो देखो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी ये समीकरण जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से जल का निर्माण, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित का मतलब क्या है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते और संतुलित करने की हमको ज़रूरत क्या है, क्यों द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमको पढ़ा जाता है, उनको उसमें क्या बताया गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, आपने 9th में ही पढ़ा होगा कि अभिक्रिया संतुलित होना जरूरी हो, पूरा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी ये जो समीकरण आपको दिख रहा है संतुलित नहीं है, ये एक असंतुलित समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ असंतुलित समीकरण है। ये कैसा है, अभी असंतुलित है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये असंतुलित समीकरण है। देखो अब जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भौतिक विधियों से हम पलट नहीं सकते रासायनिक अभिक्रिया को। अब पलटने का मतलब क्या है कि देखो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की अभिक्रिया से जल बन जा रहा है। तो क्या हम वापस से जल को तोड़ के नॉर्मली भौतिक विधियों से, भौतिक विधि ये शब्द समझना, ठीक है, क्योंकि जल में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना संभव है। ठीक है, वो तुम पढ़ोगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोड की सहायता से कैथोड एनोड पर हम अलग अलग, ठीक है, किस तरह से उसको विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन क्या होता है कि इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड के उपयोग से हम उसको क्या करते हैं, बिजली जब पानी में करंट दिया जाता है तो पानी में ये आयन जो बनते तो उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होना संभव है विद्युत अपघटन के द्वारा। लेकिन भौतिक विधि में क्या होता है, तो नॉर्मली हमने देखा होगा अपने 9th में 2nd चैप्टर में हम पढ़ते थे कि भौतिक विधियाँ क्या है अलग अलग प्रकार की, उसमें हमने देखा था वाष्पीकरण के बारे में, ठीक है, अपकेंद्रीकरण, तो ऐसी अलग अलग विधियां थी। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट आपको कहूँ कि पानी को हम गर्म करें और क्या उसमें से वाष्प जो बनती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो ऐसा नहीं होता, वो पानी की वाष्प होती है, उसके अंदर H2O के ही अणु होते हैं। तो भौतिक विधियों के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम पलट नहीं सकते। भौतिक विधियाँ जो भी हमने 9th में पढ़ा है, अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अलग अलग, वाष्पीकरण, फिर ऊर्ध्वपातन आता था, ऐसी अलग अलग अभिक्रियाएं आती थी। तो क्या उन अभिक्रियाओं के द्वारा हम जो पदार्थ नया बना है क्या उसको पलट के मूल पदार्थों में बदल सकते, तो ये भौतिक विधियों से संभव नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़े और एग्जाम्पल समझ लेते अपने रासायनिक अभिक्रिया के, जो कि हमारी बुक में अलग अलग क्रियाकलाप में दिए गए, तो अपने एक एक करके देखते। देखो क्रियाकलाप 1 में हमको क्या बताया गया है कि मैग्नीशियम की रिबन को, मैग्नीशियम की रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम धातु, हमको पता है कठोर धातु है मैग्नीशियम एक, तो वो कठोर अवस्था में होगी। तो जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, मैग्नीशियम की रिबन Mg होता है मैग्नीशियम, रिबन में पतली सी पट्टी होगी, ठीक है, एक चमकीली पट्टी होती है मैग्नीशियम की। अगर उसको तुम मोमबत्ती पर रखकर जलाओ
तो वो जलने लगेगी, ठीक है, चमकीली ज्वाला के साथ जलने लगेगी। तो अगर मैग्नीशियम, अब जलती क्यों है, तो हमको पता है अगर मैग्नीशियम को जब हम मोमबत्ती पे रख के जलाते तो नीचे की तरफ एक पाउडर मिलता है हमको। तो मैग्नीशियम को ऐसे मोमबत्ती पे रख के जलाओगे, ज्वाला पे रख के जलाओगे तो तेज ज्वाला के साथ चमकीली जलेगा वो, और नीचे क्या होगा, एक सफ़ेद कलर का पाउडर इकट्ठा होगा, पूरी पट्टी जल जाएगी मैग्नीशियम धातु की, ठीक है। तो ये चीज़ एक रासायनिक अभिक्रिया है। किस तरह से इसको हम समझते हैं, देखो मैग्नीशियम हमको पता है एक धातु है, ठीक है, रिबन जो होती है, अगर उसको हम जलाएंगे, जलाने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन उसमें जाके जुड़ेगी, क्योंकि किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, ऑक्सीजन वहाँ पर होता ही है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम की पट्टी को जलाते हैं तो मैग्नीशियम की जो रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है, और जलने के बाद जो पाउडर मिलता है वो इन दोनों का मिश्रण होता है, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ था, जो मैग्नीशियम था, ठीक है, और ऑक्सीजन, इन दोनों ने अपने गुण खोकर MgO बनाया। अब यहाँ पर तुम कैसे समझोगे, तो देखो ये ठोस अवस्था में था, इसमें से एक चूर्ण बना, वो भी ठोस अवस्था में, लेकिन इसका देखो रंग में परिवर्तन आ जाएगा। तो मैग्नीशियम की शुद्ध रिबन को देखोगे, शुद्ध का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो मैग्नीशियम की रिबन होती है वो काली पड़ जाती है। उसके पीछे भी रीजन है कि उसमें मैग्नीशियम को अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ते तो एक सक्रिय धातु है, जिससे ऑक्सीजन की उस पर लेयर आ जाती है। जैसे लोहे पे तुमने देखा होगा जंग के रूप में एक पतली सी रेड कलर की लेयर आती है, रेड तो नहीं कह सकते, वो जो जंग देखे हो तुमने कैसे कलर का होता है, तो वो क्यों आता है, तो लोहा क्या करता है, नमी और नमी की उपस्थिति में, यानी हल्के हल्के पानी जैसी हल्के हल्के पानी की बूंदों की उपस्थिति में, तो नमी की उपस्थिति में लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जंग बना देता है, अपने ऊपर एक पतली लेयर उसके ऊपर बन जाती है। उसी तरीके से मैग्नीशियम भी एक सक्रिय धातु है, अगर इसे वायुमंडल में खुला रखा जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक पतली सी ब्लैक लेयर बन जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि चमकीली पदार्थ जो मैग्नीशियम एक चमकीला पदार्थ था, वो उसको अगर जलाया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक नया पदार्थ बनता है MgO, जो कि राख जैसा होता है, सफ़ेद कलर का। इसका कलर याद रखना है कि ये सफ़ेद कलर का पदार्थ है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, क्रियाकलाप एक में एक गुणधर्म दिया था। तो इससे क्या साबित हो रहा है, अलग अलग अभिक्रियाओं से हम देखते हैं एक एक करके। एक और अभिक्रिया हमको दिया गया है, वहाँ पे क्या बताया गया है कि एक फ्लास्क ले लो तुम। फ्लास्क क्या होता है, तो इस तरह का एक पात्र होता है फ्लास्क, इस तरह से एक, देखो मैं बना देता हूँ फ्लास्क, इस तरह से एक पात्र होता है, ठीक है, ये एक फ्लास्क होता है। फ्लास्क क्या एक पात्र है, केमिस्ट्री में हमको पता है अलग अलग बीकर, पात्र, ठीक है, ब्यूरेट, पिपेट, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फ्लास्क है। इसमें क्या बताया गया है क्रियाकलाप में कि फ्लास्क के अंदर हम कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं। अम्ल के रूप में हमको पता है नॉर्मली मंद अम्ल का इस्तेमाल करना है। चलो मैं बताता हूँ तुमको, इसमें हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझो कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैंने लिया है, फ्लास्क के अंदर एक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, थोड़ा सा मंद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब होगा क्या, हम क्या देखेंगे, जब अपने इसके अंदर कोई धातु के टुकड़े को डाला जाएगा, जैसे तुम्हारी किताब में बताया गया कि इसके अंदर जिंक के कुछ टुकड़ों को डालो, तो जब इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले जाते तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से एक गैस निकलती है बाहर की ओर, ठीक है, एक गैस बाहर की ओर आती है, जो कि अगर उसको अलग करके जब गैस को देखा जाता है तो गैस हमारी निकलती है हाइड्रोजन, H2 गैस, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका अगर समीकरण लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो H2SO4 होता है, जब इसके अंदर जिंक मिलाया जाता है H2SO4 के अंदर, तो यहाँ पर होता क्या है, ये जिंक क्या करता है, ये विस्थापन अभिक्रिया, अलग अलग अभिक्रियाएं जब हम पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे किस तरह से होता है। ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को इसमें से अलग कर देता है, तो H2 को अलग करता है और बन जाता है ZnSO4, और ये H2 क्या होती है, रिलीज होती है, मुक्त होती है। तो ये तीर का निशान ऊपर की ओर मैं बता रहा हूँ, जिससे क्या पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकली है इस अभिक्रिया में। तो इन सभी अभिक्रियाओं में हम अलग अलग अभिक्रियाएँ जो हम देख रहे हैं, इससे हमको क्या पता चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कोई अभिक्रिया में, आप कहोगे कि कोई कोई अभिक्रिया में सर जो पदार्थ की अवस्था होती है वो बदल जाती है। जैसे ऊपर हमने देखा
कि यहाँ पर दो गैसीय पदार्थ थे वो बदल गए द्रव्य अवस्था में। फिर आगे हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पर कलर में परिवर्तन आया, रंग में परिवर्तन आ रहा है कि इसका रंग बदल गया, चमकीला पदार्थ था वो सफ़ेद कलर में बदल गया है राख के रूप में। ठीक है, यहाँ हमने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में तो सबसे अलग हो गया कि जो H2SO4 था, अगर उसमें जिंक के दाने को जब डाला गया, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उसमें से एक गैस उत्पन्न हो गई, एक गैस निकली जो कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये सब अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुछ चीज़ें होती है, कुछ घटनाएं होती है, उनको हमको याद रखना है। ठीक है, तो वही अगला पॉइंट है, हमको समझना है। देखो तो आगे इसमें क्या बताया गया है, देखो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, देखो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, वो हमने देख लिया कि किस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसीय पदार्थ मिलके एक द्रव्य पदार्थ में बदल जा रहे थे। ठीक है, फिर हमने देख लिया रंग में परिवर्तन हो सकता है, वो भी हमने मैग्नीशियम वाले उदाहरण में देख लिया कि मैग्नीशियम की जो रिबन थी वो चमकीले से किस तरह से, चमकीला एक पदार्थ है मैग्नीशियम की रिबन, वो किस तरह से एक सफ़ेद कलर के पाउडर में चेंज हो गई। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा, तापमान में परिवर्तन हो सकता है कि पदार्थ का जो तापमान जो अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया, अब ये चीज़ हमने अभी नहीं देखा, ये गैस का उत्सर्जन हमने देखा है कि अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन होता है। इसको मैं तुमको समझा सकता हूँ। देखो अब नॉर्मली ऐसे एग्जांपल से समझ सकते, तुमने देखा होगा जब चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, उसे CaCO3 उसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको लाकर पानी में भिगोया जाता है तो हमने देखा होगा बहुत तेज़ी से उसमें से बुलबुले निकलते हैं, भाप जैसा, गर्मी जैसा निकलता है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो ऐसे बहुत से उदाहरण, इनो तुमने देखा होगा, तुम इनो को जब हम ला के ग्लास में डालते हैं, ठीक है, तो ग्लास एकदम, पानी एकदम ठंडा पड़ जाता है, तो कुछ तो उसमें तापमान में कमी हो गई। चूने को मिलाया जाता है तो तापमान बढ़ जाता है पानी का। तो ये चार चीज़ें हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं के साथ जुड़ी है, हमको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो क्या क्या हो सकता है अभिक्रिया के दौरान। तो पदार्थ की अवस्था, जरूरी नहीं है कि चारों चीज़ हर एक प्रक्रिया में हो, ऐसा नहीं है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर संपन्न हो रही है तो उसमें क्या क्या होगा। तो पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, ठीक है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन आ सकता है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है, अभिक्रिया के दौरान तापमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो ये चार पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साथ ये चार पॉइंट जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। ठीक है, अब दैनिक जीवन से क्या, तो रोजाना जीवन में हमारे बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास होती है। ठीक है, इसको हम एक एक करके अगर समझना चाहे तो डायरेक्ट वैसे तो पॉइंट हमको याद ही रहेंगे कि देखो भोजन का पाचन जो होता है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आप पार्ट 6 जब पढ़ोगे, ठीक है, जैव प्रक्रम, तो उसमें पूरा पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे किस तरह से भोजन का जो पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, किस तरह से उसमें से एसिडों का भी मिलना होता है। तुमने पढ़ा होगा हमारे शरीर में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर में, ठीक है, ग्रंथियाँ जो जठर ग्रंथियाँ होती है उसमें से उत्पन्न होता है। फिर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वो किस तरह से भोजन के साथ जुड़ते हैं और नए नए पदार्थों को बनाते हैं, उसी में तोड़ना जोड़ना। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र जब पढ़ोगे तब उसमें हमको पता चलेगा। तो भोजन का पाचन जो हमारे शरीर में होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में हमको पता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो किस तरह से अलग अलग कोशिकाओं में, ये श्वसन तंत्र भी है, पार्ट 6 में ही है, तो अलग अलग कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचना और किस तरह से वो ग्लूकोज के अणु को तोड़ता है वायवीय श्वसन में, ये एक अभिक्रिया आएगी। तब आप वहाँ पे आप लोग देखोगे इस तरह से होता है। देखो ग्लूकोज का अणु होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज क्या होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा टूटता है CO2 में और H2O में, ठीक है, और ऊर्जा हमको मिलती है इस दौरान। तो ये ऊर्जा क्या होती है, ATP के रूप में संग्रहित होती है। ये पूरा पार्ट 6 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। देखो एक पदार्थ के टूटने से या फिर मिलने से दो पदार्थों के नए पदार्थ बनने चाहिए तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज के टूटने से CO2, जो कि हम क्या करते, श्वास, उच्च श्वास, यानी जब सांस बाहर छोड़ते तो हम CO2 को बाहर निकालते, तो ये CO2 हमारे शरीर में यहीं से आता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन जो हम लेते वो ब्लड में घुलता है हमारे खून में, और खून में घुल कर वो क्या जाता है अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचता है, और कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये टूटता है और उस दौरान क्या होता है CO2 बाहर आता है और ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। तो भोजन का पाचन जो हमारे शरीर में हो रहा है, श्वसन की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, तो ये तो सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया हमको पता है। लोहे पर जंग का सूत्र हमको पता है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं Fe2O3।
तो ये जंग जो लगना है लोहे पर, ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ बैक्टीरिया तुमने सुना होगा, लैक्टिक नाम का बैक्टीरिया, वो सब प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि रोजाना जीवन जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें भी कुछ अभिक्रियाएं होती है। अब अपने समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ है, उसके साथ कुछ वर्ड जुड़े हुए, कुछ टर्म्स जुड़े हुए, उनको हमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, तुमको दिख रहा होगा अभिकारक, और यहाँ पे लिखा गया उत्पाद, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है ये समझ लेते हैं। तो देखो क्या लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। तो जो भी पदार्थ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उनको हम अभिकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है वे उत्पाद कहलाते हैं, और अभिक्रिया पूरा होने पर जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। जैसे मैं नॉर्मली तुमको बोलूँ, हमने पानी का उदाहरण लिया, उसी से समझ लेते हैं। तो देखो H2 और O2 के बीच अभिक्रिया से हमने क्या देखा कि H2O बनता है, ठीक है, पानी का निर्माण होता है। तो जो पदार्थ भाग लेंगे, अब भाग किसने लिया है, तो इन दोनों ने भाग लिया है, ठीक है। तो ये दोनों पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, तो ये दोनों कहलाते हैं अभिकारक, ठीक है। तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्लियर। जो बनता है, देखो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है, यहाँ पर एक है, एक से ज़्यादा होते तो हम सबको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये जो H2O बना है ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इतना हमको ध्यान रखना है कि कोई भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, अभिकारक दर्शाया जाता है, और राइट साइड में क्या होता है, उत्पाद बनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है, इन दोनों के मिलने से नया पदार्थ जो बना वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए अभिक्रिया के साथ जुड़े दो पद। आगे हम समझते और भी चीज़ें। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है तो रासायनिक समीकरण को भी समझ लेते हैं यहीं पे, ठीक है। अब देखो, तो रासायनिक समीकरण क्या है, इस शब्द को अपने समझते हैं डिटेल में। देखो रासायनिक समीकरण क्या है, तो कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में पूरा हिंदी वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता। जैसे हमको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तुमको बार बार बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले और पानी बन गया, तो हम उसको हिंदी में कभी ऐसे नहीं लिखते कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, ऐसे नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, उनके प्रतीकों का, जैसे हमको पता है हाइड्रोजन को H से दर्शाते, तो मैं H2 लिखता हूँ क्योंकि वो द्विपरमाणविक होता है, उसके पीछे रीजन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हम O2 लिखते, हम उसके प्रतीकों का इस्तेमाल करते, सूत्रों का इस्तेमाल करते। H2O कभी भी जल को मैं जल के रूप में नहीं लिखता। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो एकदम सिंपल सी बात, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक या रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये शब्दों को ध्यान रखना है कि जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक मीन्स कि जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, और रासायनिक सूत्र जैसे पानी का H2O, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों की बात करें, दोनों तरफ क्या करते हैं, हम प्रतीक और रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जो अभिक्रिया पूरी हुई, जैसे हमने देखा मैग्नीशियम की ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जुड़ने से हमारा क्या बना, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यहाँ पर हम देखो हिंदी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, उसके जो भी तत्व का है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो उसके प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम रख रहे हैं, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है, इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो कोई भी अभिक्रिया ध्यान रखना है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब इसमें क्या कहा गया है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीकों के साथ उनकी अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अब ये पॉइंट नया है हमारे लिए, ठीक है। देखो ये रासायनिक समीकरण अभी कंप्लीट नहीं है। देखो एक पॉइंट तो इसमें ये बाकी है कि एक तो इसको संतुलित नहीं किया गया। संतुलित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अभी हमको संतुलित करना क्यों जरूरी और कैसे किया जाता है हमको पता नहीं। तो अगला टॉपिक हम जब सीखेंगे इसी चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब हमको पता चलेगा कि संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी पहले और एक पॉइंट इसमें कमी क्या है कि जो भी तत्व
अथवा जो भी नए पदार्थ बनते उनके हमेशा अवस्थाओं को दर्शाना पड़ता है। अब अवस्था क्या है तो ये चीज़ देखते हैं। हमको पता है नॉर्मली हम 3 अवस्थाओं को जानते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। यहाँ पर रसायन विज्ञान में एक और अवस्था है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो देखो क्या किस तरह से दर्शाया जाता है इसको हम समझ लेते हैं। देखो कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ छोटे से कोष्टक बनाकर जो भी तत्व होते उनकी अवस्थाओं, जो भी पदार्थ होंगे उनकी अवस्थाओं को यहाँ पे दर्शाया जाता है कोष्टक में। अब अवस्था कितने प्रकार की होती है पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं हमको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी पदार्थ होगा 4 अवस्थाओं को हमको ध्यान रखना है। तो पहला होगा एक तो ठोस, ठीक है। दूसरा हो सकता है या तो द्रव्य, या तो हो सकता है गैस, या तो ये नया है हमारे लिए जलीय विलयन, ठीक है। कि जलीय विलयन क्या है, इन 4 अवस्थाओं में पदार्थ हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो जो भी यहाँ पे अवस्था दर्शाई जाती है वो इंग्लिश के पहले अक्षर से लिखा जाता है। इंग्लिश का पहला अक्षर का मतलब जैसे ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है सॉलिड, ठीक है। ये हमको पता है सॉलिड कहा जाता है। तो वो भी उसका स्मॉल लेटर। तो कभी भी कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में होगा तो उसके कोष्टक में छोटा सा यहाँ पर एस लिख दिया जाता है इस तरह से, जो कि क्या बताता है उसकी अवस्था की, ये सॉलिड अवस्था में। दूसरा देखो द्रव्य, द्रव्य के लिए क्या होता है तो हमको पता है लिक्विड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उसके लिए स्मॉल एल इस तरह से कोष्टक में लिख दिया जाता है। अगर गैसीय पदार्थ है तो गैस को पहला वर्ड हमारा गैस में क्या आता है तो हमको पता है स्मॉल जी के द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक है। अब इसको जलीय विलयन को तुमने देखा होगा बुक में बहुत सी जगह लिखा रहता है, जलीय विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है एक्वस, ठीक है। तो एक्वस जो होता है, ये जो एक्वस होता है, ठीक है, एक्वस, तो इसके पहले 2 वर्ड जो होते हैं स्मॉल ए और स्मॉल क्यू, इसी के द्वारा क्या किया जाता है जलीय विलयनों को दर्शाया जाता है। अब ये जलीय विलयन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो ठोस, द्रव्य, गैस तो हम जानते हैं, ठीक है, हम ये आगे से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को। जलीय विलयन क्या होता है तो देखो पदार्थ की ऐसी अवस्था, देख तुमको मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। देखो जैसे नॉर्मली 1 गिलास पानी है मेरे पास, ठीक है। 1 गिलास पानी में हमने क्या किया है 1 चम्मच शक्कर को घोल दिया है अच्छे से, नमक को, चलो NaCl को मैंने क्या किया 1 गिलास पानी में, जल में H2O में मैंने क्या किया है नमक को अच्छे से घोल दिया है। तो वो जो विलयन बना है हमारा, जो विलयन एक तरह का बना, क्योंकि देखो उसके अंदर ठोस पदार्थ भी और द्रव्य पदार्थ भी है, तो वो हमारा नमक का जलीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जलीय विलयन क्या होता है तो कभी भी जैसे कोई ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं किसी द्रव्य में मिला देते तो वो जो विलयन बनता है वो हमारा जलीय विलयन होता है, जो कि किसका होगा NaCl का, नमक का जलीय विलयन। तो ये हो गई पदार्थ की अवस्था की बात। जैसे इस समीकरण में अगर मैं चाहूँ दर्शाना तो हमको पता है मैग्नीशियम एक धातु है और धातु ठोस अवस्था में होती है, तो इसके लिए हम सॉलिड स्मॉल s का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एक गैस है तो इसके लिए मैं स्मॉल g का इस्तेमाल करूँगा। इन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बना है पाउडर, ठीक है, जो वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होगा उसको भी हम सॉलिड ही गिनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉलिड होगा। तो ये बात हुई रासायनिक समीकरण से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण में हमने क्या देखा कि तत्वों को जो अभिकारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद भाग लेते, रासायनिक समीकरण क्या है तो उनको प्रतीक और सूत्रों के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब जो रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं उनमें तत्वों के प्रतीक के साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि उनकी अवस्थाओं को भी दर्शाना है। प्रतीकों और सूत्रों के साथ साथ क्या करा जाता है अवस्था को भी दर्शाया जाता है। और अवस्था हमेशा ध्यान रखना है 4 प्रकार की होगी हमारे लिए, ठोस, द्रव्य, गैस और जलीय विलयन। तो ठोस, द्रव्य, गैस तो नॉर्मली हम जानते ही है। जलीय विलयन एक्वस कहा जाता है जिसको AQ लिखा जाता है। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से अलग अलग रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह से करना है, संतुलित करने की ज़रूरत क्या है, तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।